एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके सारे के सारे ऑफिस आपके यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में आपको ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड की स्टेबिलिटी बतानी है। तो ऑक्साइड क्या होता है, O2- हमारे पास होते हैं ऑक्साइड्स, और O2 होते हैं हमारे पास परऑक्साइड्स, और इसी तरीके से O2- ये हमारे पास होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। तो हमारे पास अल्कली मेटल्स की बात करी जाए तो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो, जैसे हमारे पास क्या है, आपके पास होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो इसी तरीके से हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आपके पास क्या होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हो, आपके पास ऑक्साइड्स, जैसे लिथियम है, लिथियम आपके पास ऑक्साइड फॉर्म में स्टेबल रहता है। लिथियम का ऑक्साइड जो है वो स्टेबल रहता है Li2O। इसी तरीके से डाउन द ग्रुप आपके पास क्या होता है, आपके पास Na2O2, ये आपके पास पर ऑक्साइड इसका ज्यादा स्टेबल होता है। और नीचे जब आप मूव करते हो तो आपके पास पोटेशियम के केस में क्या होता है, आपके पास सुपर ऑक्साइड स्टेबल होने लगते हैं। दैट मींस आपके पास नीचे आने पर क्या होता है, ऑक्साइड, फिर आपके पास सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और नीचे आने पर आपके पास पर ऑक्साइड, फिर आपके पास सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगती है, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास जो ऑर्डर पूछा है एल्कली मेटल्स का, तो क्या हो जाएगा, आपके पास सबसे ज्यादा आपके पास यहाँ पर ऊपर ऑक्साइड्स स्टेबल होते हैं, फिर आपके पास पर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स स्टेबल हो जाएंगे, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आपके पास ये बोला है नॉर्मल ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड्स की बात करी हुई है, देन सुपर उसके बाद नहीं आएंगे, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, देन सुपर ऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल। इन अ सेल दैट यूटिलाइजेस द रिएक्शन, ये आपको पूरी की पूरी सेल रिएक्शन गिवन है, और बोला है इस रिएक्शन में जो भी आपके पास सेल में चल रही है उसमें एक्स्ट्रा H2SO4 यानी कि H+ का सोर्स ऐड करने पर कैथोड में आपके पास क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। E0 आपका ई सेल इंक्रीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ई सेल कम हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा। आइए देखते हैं। ये जो रिएक्शन है हमारे पास, इसका इसमें जब आप इसका ई सेल लिखोगे, ई सेल बराबर क्या होता है, E0 सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास Zn, आपके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, इस पे 2H+। तो इसमें जब आप ओवरऑल सेल रिएक्शन से जब आप हाफ सेल्स निकालते हो तो क्लियरली आपको इसमें पता होगा कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है n की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आती है, और इसके बाद लॉग में हमारे पास क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑन द प्रोडक्ट वाला साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइट हैंड साइड में, रिएक्टेंट वाले। अब देखो यहाँ पे H2 गैस जो है इसको तो आप कंसीडर करोगे नहीं, प्रेशर ऑफ H2 गैस लोगे, यहाँ पर आपके पास जिंक 2+ जो है, जिंक 2+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H+ एक्वस का कंसंट्रेशन। तो H+ में आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपके पास H+ का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी नर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई आपके पास, नर्स्ट इक्वेशन आ गई इसकी। तो अब देखो भाई, हमारे पास बोला है कि H2SO4 ऐड कर रहे हैं, दैट मींस एडिशन ऑफ, इसमें बोला है एडिशन ऑफ H2SO4। इसका मतलब हुआ कि H+ जो है वो आपके पास इंक्रीज कर रहा है। अब H+ अगर आपके पास इंक्रीज करेगा तो इस रिएक्शन में देखो, अगर यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, यहाँ पे H+ इंक्रीज होगा, तो ये ओवरऑल जो रेशियो हमारे पास आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ये रेशियो हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब ई सेल जो है ये रहा हमारे पास, ये है आपका E0-। तो अब यहाँ पे जो कोई भी वैल्यू यहाँ पे माइनस में है आपकी, ये माइनस में जो वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज कर रही होगी, तो ई सेल की वैल्यू क्या करेगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो भाई हमारे पास क्या है, H2SO4 के एडिशन से क्या हो जाएगा, ई सेल जो है वो आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। ये तो भाई रही ई सेल की बात।
अब बात करें अगर इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन। इसमें देखो H प्लस जो है ये हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, तो लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर आपके पास कहीं भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है जहां से जो चेंज हो रहा है वो आपका नलिफाइड किया जा सके। तो देखो भाई यहाँ पे अगर H प्लस बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, आपका रिएक्टेंट अगर बढ़ रहा है तो आपका प्रोडक्ट जो आपकी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये क्या होगा हमारे पास H प्लस, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास रिएक्शन मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का मतलब आपके पास ये कहां जा रही है, राइट में जा रही है, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो भाई ई नॉट से ई सेल हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, तो आपके पास इंक्रीजेस द ई सेल एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। भाई फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सभी में जो ट्रेंड है, यहाँ पे तो ई सेल डिक्रीज कर रहा है, यहाँ ई सेल इंक्रीज कर रहा है, पर इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। पर आपके पास यहाँ पर लेफ्ट में ही कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो इक्विलिब्रियम राइट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर करंट यहाँ पे दिया हुआ है इतने एम्पियर, और ये इतना करंट आपके पास पास किया है NaCl के सॉल्यूशन में, और जिसमें आपके पास टाइम मेंशन है कि 1000 सेकेंड्स के लिए आपके पास इतना करंट पास किया गया। और इसके साथ साथ ये हम लिख लेते हैं करंट, यानी कि आपके I की वैल्यू दी हुई है 9.65 एम्पियर्स, और इसके अलावा टाइम जो है हमारे पास दे रखा है 1000 सेकेंड्स, और इसके अलावा 1 फैराडे की जो वैल्यू है ये अगर नहीं भी गिवन होती तो ये आपको पता होगी 96500, इतनी हमारे पास कूलाम्स जो है ये वैल्यू है। और अमाउंट ऑफ NaOH फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोलिसिस बताना है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, तो भाई यहाँ पे आपका फैराडेज लॉ जो है वो आपका अप्लाई होगा। फैराडेज रूल जो है या फिर फैराडे का फॉर्मूला कह लो, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स बराबर आप इसमें कैसे निकालते हो, Q डिवाइडेड बाय F। आपके पास F फैराडे कांस्टेंट, Q चार्ज और N नंबर ऑफ मोल्स। ये N में आप कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट मोल्स निकालते हो, तो आपके पास गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इक्विवेलेंट वाले निकालते हो। इस तरीके से आपके पास थोड़ा सा सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर ये बराबर आपके पास हो जाता है, Q बराबर होता है I इंटू में T डिवाइडेड बाय F। इसमें गिवन वेट आपके पास क्या है, ये तो आपको निकालना है कि अमाउंट ऑफ NaOH कितना बना। अब NaOH ये तो हमें निकालना ही है, इक्विवेलेंट वेट अगर हम यहाँ पर NaOH का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो इसमें आपके पास N फैक्टर होता है NaOH में, N फैक्टर आपके पास NaOH का होता है कितना आपके पास 1, तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है आपके पास मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा वही आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा, डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। ये बराबर आपके पास क्या आएगा, I की वैल्यू है आपके पास 9.65 इंटू में टाइम आपके पास 1000 है डिवाइडेड बाय 96500, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करो भाई, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 965, ये आपके पास यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 डिवाइडेड बाय 96500, यहाँ से आपके पास ये जो रेशियो है डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। इसमें आप जब यहाँ पे वेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई, वेट W बराबर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10, W बराबर आ जाएगा आपके पास 4, ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 ग्राम्स, 4 ग्राम्स हमारे पास अमाउंट ऑफ NaCl ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दी हुई है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन है सॉरी आपकी है, यहाँ पे बोला है द फॉलोइंग काइनेटिक डेटा वन ऑब्जर्व, ये डेटा है आपके पास और 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट किए गए थे आपके पास 1, 2 और ये 3। इसमें बोला है रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए। अब आपको दिया क्या है, ये आपको A का इनिशियल कंसंट्रेशन के 3 डेटा है, उसी तरीके से B के इनिशियल कंसंट्रेशन के 3 डेटा है, और आपको इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है C का। ये जो रिएक्शन है, लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बताना है dC/dt, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास जो रेट है, अगर हम यहाँ पर रेट को किस तरीके से लिख सकते हो आप, माइनस का 1/2 dA अपॉन में dt विच इज इक्वल टू माइनस का dB अपॉन में dt
और प्रोडक्ट वाली साइड क्या आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का dc अपॉन में dt विच इज इक्वल टू प्लस का d और यहाँ पे कैपिटल D डिवाइडेड बाय dt। ये इक्वेशन है और हमें यहाँ पर dc बाय dt यानी कि आपको यहाँ पर रेट ही निकालना है। ये आपके पास dc अपॉन में dt, ये आपके पास क्या है, रेट ही हो गया। और रेट आपके पास किसके बराबर आएगा, ये k तो हमारे पास रेट कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ जो आपके पास वैल्यू गिवन है, a की जो पावर है वो आपके पास ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब ये आपके पास नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन है, तो आपके पास ये जो इसके सामने जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ये आपके पास इसका यहाँ पे ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। तो लेट अस सपोज आपके पास a की पावर a है, a ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a हो गया। इसी तरीके से आपके पास b की कंसंट्रेशन की पावर आप स्मॉल b ले सकते हो, जो कि आपका b के रिस्पेक्ट में आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, स्मॉल b। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या गिवन है, देखो भाई यहां से देखो, आप यहां से ऐसे कैलकुलेट करो कि a जो है, a का आप यहां से a का कंसंट्रेशन यहां पर मूव किया जब आपने, तो a का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, और b की कंसंट्रेशन में आपको देख सकते हो कि b का कंसंट्रेशन आपका 2 टाइम्स हो गया। अब b का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स और आपके पास a का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे जो आपके पास इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c है, इसमें आपके पास कोई भी चेंज नहीं हुआ है। दैट मींस अगर हम b का कंसंट्रेशन डबल भी कर दें तो आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है b पर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करेगी। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो b के रिस्पेक्ट में आ जाएगी क्या होगी, 0, मतलब b पर डिपेंड ही नहीं करेगी, b आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो जो भी आपके पास डेटा आएगा ना, उसमें आपके पास b जो है, b नहीं आएगा आपके पास कहीं पर भी, जो आपके पास है सिर्फ a पर ही डिपेंडेंट होगी। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक होती है कैलकुलेट करने की, तो हिसाब से आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। बाकी डिटेल में कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है 1.2, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बनाए केस 1 वाले केस में, केस 1 का केस क्या होगा, रेट है हमारे पास 1.2 इंटू में 10 टू द पावर -3, ये आपके पास बराबर हो जाएगा, ये k है आपके पास, k है, साथ में आपके पास a जो है, a की कंसंट्रेशन आपके पास है 0.1 की पावर a, और आपके पास b की कंसंट्रेशन है 0.1, ये भी आपके पास 0.1 हो गई, ये आपके पास यहाँ पे भी 0.1, तो ये इसकी पावर आपके पास स्मॉल b। इसी तरीके से आपके पास जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, रेट आपके पास 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 k, और यहां से आपके पास a की कंसंट्रेशन 0.1 इंटू में पावर में a, और यहां से आपके पास b की पावर 0.2 इसकी पावर b। इसी तरीके से केस नंबर 3 आएगा आपके पास, केस 3 में क्या हो रहा है 2.4 इंटू में 10 टू द पावर -3, रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब आपके पास 0.2 है आपके पास a की कंसंट्रेशन पावर में स्मॉल a, और यहां से आपके पास 0.1 इंटू में पावर स्मॉल b। अब करना क्या है आपके पास, यहाँ पे 1 और 2 को डिवाइड कर दो, और फिर नेक्स्ट केस में आप 1 और 3 को डिवाइड कर दो, बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है। देखो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं इसकी, डिवाइड यहाँ पे 1/2, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 1.2 इंटू में 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू में 10 टू द पावर -3, k रहेगा ऊपर, और आपके पास 0.1 की पावर a, और ये भी 0.1 की पावर b डिवाइडेड बाय k इंटू में 0.1 की पावर आपके पास a रहेगी, और 0.2 की पावर b। भाई ये आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा 0.1 की पावर b और डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर b, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये आपके पास 1 आ रहा है, तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे रिएक्शन को, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 इसकी होल पावर b इज इक्वल टू 1, जो कि आपके पास 2 की पावर b। अब ये आपके पास b जब वैल्यू 1, b की वैल्यू जब 0 होगी तभी तो आपके पास ये ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी 0, क्योंकि आपके पास किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 1। तो आपके पास b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर 0 आ जाएगा, और जो 2 की पावर 0 होगी वही इक्वल टू 1 होगी। तो हमारे पास ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b जो था कैपिटल B, वो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू हमने
बी तो निकाल लिया है, अब हमें ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या करो भाई, यहाँ पे आपके पास ये जो कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है ए के टर्म्स में, तो अब सेकंड से आप थर्ड को डिवाइड कर दो, सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, डिवाइड 2/3। यहाँ पे 2/3 को डिवाइड करने से आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2.4 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 3, 1.2 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 3, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 0.2 और 0.1। यहाँ पे आपके पास दोनों कंसेंट्रेशन चेंज है, तो एक काम करो, आप 3 को 1 से डिवाइड करो। ये आप यहाँ पे क्या करो, 2 यहाँ पे डिवाइड 3/1। तो थर्ड इक्वेशन में आप 1 का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन में 0.2 और 0.1, ये है आपके पास k, दोनों में आपके पास k, 0.2 की पावर a और ये आपके पास 0.1 की पावर b, होल डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर a और आपके पास 0.1 की पावर b। यहां से आपके पास क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1.2 में आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2, तो 2 बराबर आपके पास k से k कट जाएगा और यहाँ 0.1 से 0.1, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 की होल पावर a। ये आपके पास कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 2 बराबर 2 की पावर a। अब a की वैल्यू क्या रहे यहाँ पर कि यहाँ की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 2 आए, तो अगर आपके पास a की वैल्यू जो है वो 1 आएगी तो 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 2, जो कि आपके पास यहाँ पे इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल A आ चुका है। A तो हमारे पास जो रेट है जो हमने निकाला था dc/dt, ये बराबर आ जाएगा k, ये कैपिटल A, स्मॉल पावर a जो थी हमारे पास वो वैल्यू 1 आ चुकी है और b के रिस्पेक्ट में 0 थी तो हमारे पास उसको हम नहीं लिखेंगे, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। ये तो भाई लेंदी मेथड था, एग्जामिनेशन में इसको आप फॉलो नहीं करोगे, क्या फॉलो करोगे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो उस अकॉर्डिंग आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एलिमेंटल सोडियम। एलिमेंटल सोडियम आपके पास क्या होता है, एल्कली मेटल, ग्रुप 1 एलिमेंट हमारे पास होता है। तो यहां पर बोला है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई आपके पास सोडियम जो है ना वो आपके पास एल्कली मेटल्स है और एल्कली मेटल्स आपके रिड्यूसिंग कैरेक्टर के होते हैं। एल्कली मेटल्स कैसे होते हैं, सोडियम जो है वो आपके पास एल्कली मेटल्स, आपके पास एल्कली मेटल है और आपके पास ये रिड्यूसिंग कैसे वर्क करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और आपके पास Na+ का फॉर्मेशन करता है और इलेक्ट्रॉन, और जो भी आपके पास एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो आपका कैसा वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं आपके, नो आपके पास जो ग्रुप 17 आपके पास हेलोजेंस जो होते हैं वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग वर्क करते हैं, ना कि एल्कली मेटल्स। तो ये तो आपका भाई गलत हो गया। नेक्स्ट, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। भाई आपके पास ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन से भी आप इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इट्स डेंसिटी इज लोअर देन पोटेशियम। तो अगर बात करी जाए डेंसिटी की सोडियम और पोटेशियम, तो डाउन द ग्रुप बात करी जाए तो आपके पास डेंसिटी जो है सोडियम का आपके पास वॉल्यूम बढ़ता है तो आपके पास मास भी बढ़ता है, तो इसकी डेंसिटी आपकी ज्यादा होती है, सोडियम की आपकी डेंसिटी जो है वो आपकी कम होती है। तो डेंसिटी इसकी बोला है कि इसमें आपकी डेंसिटी जो है वो आपकी लोअर होती है सोडियम की देन पोटेशियम। बट आपके पास जो एल्कली मेटल्स है डाउन द ग्रुप आपके पास यहाँ पर ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता, उल्टा ट्रेंड फॉलो होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। लास्टली, इट इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड। यस, ये आपके पास क्या है, सोडियम से सोडियम प्लस में इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खुद को ये ऑक्सीडाइज करते हैं और वही आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल्स ऑफ द फॉलोइंग। 2s ऑर्बिटल्स की बात करनी है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम के लिए। हाइड्रोजन में क्या है आपके पास 1s1 और इसी तरीके से सोडियम 1s1 और आपके पास 1s1 और फिर आपके पास 2s1, इसके बाद आपके पास 2p6 और 3s1 और उसके बाद आएगा आपके पास, इसके पहले हमारे पास क्या है, लिथियम भी आता है। लिथियम आपके पास 1s1 और ये आपके पास
2s1 और लास्ट में हमारे पास पोटेशियम जो कि आपके पास क्या होता है, इसकी आप 2s की एनर्जी निकालो तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लास्ट में क्या होगा, 4s1 आपके पास आता है। अब यहाँ पे आपको एनर्जी ऑफ 2s निकालनी है, तो आपके पास एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ 2s, तो अगर आपके पास जितना ज्यादा डाउन द ग्रुप मूव करने पर आपका साइज जो है एलिमेंट्स का वो बढ़ता जाता है, और साइज के बढ़ने पर आपके पास जो एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज करती जाती है, जिस वजह से आपके पास क्या ऑर्डर आएगा, यहां पर आपके पास क्या है, डाउन द ग्रुप साइज जो है, साइज ऑफ एलिमेंट्स वो क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ 2s वो आपके पास डिक्रीज कर जाएगी भाई। तो हमारे पास हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम और ये आपका पोटेशियम, डाउन द ग्रुप मूव करने पर आपकी एनर्जी ऑफ 2s जो है वो आपकी डिक्रीज करेगी। ये ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम। तो आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो आप देखो भाई, n जो है, n होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसी तरीके से l जो है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू जो होती है, n तो हमारे पास फिक्स होता है, अब l जो है, l की वैल्यू होती है आपके पास यहाँ पे 0 to n-1, यानी कि अगर आपके पास n की वैल्यू, एग्जाम्पल लो, अगर n की वैल्यू अगर आपके पास 3 है तो l की वैल्यू होगी 0, 1, 2, यहाँ पे ये 2 वैल्यू क्या है आपके पास, n-1। इसी तरीके से आपके पास जो m होता है वो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, और इसकी वैल्यू आपके पास कहाँ से वेरी करती है, -l to प्लस का l। जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो L की मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 2 आ रही है, तो आपके पास M जो होगा वो बराबर हो जाएगा -2 से लेकर आपके पास +2 तक। तो ये आपकी M की वैल्यू होती है, और स्पिन क्वांटम नंबर S जो है ये आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू आपकी +12 एंड -12 इस तरीके से होती है। अब ये जो आपका डेटा सेट है, जो भी यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा वो आपका परमिसिबल या फिर कह लो आपका एक्सेप्टेबल यहाँ पे नहीं होगा। अब n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू आपके पास n-1 यानी कि आपके पास 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और आपके पास ये जो है -2 से +2 तक, तो -2 ये भी पॉसिबल है और -2 भी, ये तो पॉसिबल है भाई। कौन सा नहीं है वो बताना है। अब देखो n की वैल्यू 4, तो l की वैल्यू आपके पास 0 से 3 तक जा सकती है, तो 0 तो पॉसिबल है, और आपके पास इसी तरीके से ये आपके पास 0 से 3 तक जाएगी, और ये m की वैल्यू आपके पास -3 to +3 जाएगी, तो ये 0 तो बीच में आएगा, तो माइनस का हाफ भी पॉसिबल है। यहाँ पर आपके पास n4, तो आपके पास 0 से आपके पास 0 to 3, तो 3 भी आपके पास हो जाएगा, और m की वैल्यू -3 to +3, तो -3 भी आ गया और +12 भी हो जाएगा। इसी तरीके से n जो है ये तो 3 हो गया, अब ये l की वैल्यू जो होगी वो 0 से आपकी 2 तक हो जाएगी, m की वैल्यू -2 से आपके पास +2, और दी क्या रखी है आपको, ये आपको -3 दी हुई है, तो आपके पास ये क्या -2 से +2 के बीच में लाई कर रही है, भाई बिल्कुल नहीं कर रही है। -2 से पहले आती है आपके पास -3 वैल्यू, तो आपके पास -3 जो वैल्यू है यहाँ पॉसिबल नहीं होगी, जिसकी वजह से ये वाला जो सेट हो जाएगा आपका परमिसिबल नहीं होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आपके पास एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन। एंथैल्पी चेंज, आपको ये एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें बताना है जो रिएक्शन है क्या बता रहा है, कौन सी एंथैल्पी बता रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, हाइड्रोजनेशन है, कंबशन है कि वेपोराइजेशन। वैसे तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है आपका, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन के हिसाब से आपके पास ये जो एंथैल्पी है वो आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन, आपके पास हाइड्रोजनेशन भी हो सकती है, बट आपके पास हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी तब होती जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कार्बन का 1 होता, तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजनेशन तो नहीं होगी, और कंबशन तब होती जब आपके पास ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते, ऑक्सीजन से तो नहीं हो रहा है भाई, तो आपके पास ये हाइड्रोजनेशन भी पॉसिबल नहीं है, कंबशन भी नहीं। वेपोराइजेशन में तो आपके पास फिर से क्या होता है, आपके पास ऑक्सीजन से रिएक्शन होती, वो नहीं हो रही है। अब देखो भाई हो क्या रहा है, आपके पास ग्रेफाइट और ये हाइड्रोजन, आपके पास एक मॉलिक्यूल ये किसका बन रहा है, इथेन का एक मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, वो भी गैसियस स्टेट में।
और जब भी हमारे पास कितने भी ग्रेफाइट, ये अपने क्या है, ग्रेफाइट इसका एलिमेंटल फॉर्म है। जब भी आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करी जाए तो वो क्या होती है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंटल गैसियस आयंस। तो ये आपके पास ग्रेफाइट अब एलिमेंटल फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट के कितने भी मोल हो, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसकी अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो उसका 1 मोल जब बनेगा फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंटल फॉर्म्स तो उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे ये किसकी एंथैल्पी है, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन। ईथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है और यहीं पर हमें ये बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, what is the molar concentration of chloride ions in the solution obtained by mixing। यहां पे आपके पास 300 ml of 3 molar NaCl, आपके पास क्या क्या मिक्स किया जा रहा है, 300 ml of आपके पास 3 molar NaCl एंड साथ में आपके पास क्या है 200 ml of 4 molar BaCl2, ये आपके सामने मिक्स किए जा रहे हैं। अब बोला है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस आपको निकालनी है। तो अब देखो भाई यहाँ पे क्लोराइड आयंस के कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओवरऑल इस सॉल्यूशन का अगर हम निकालने जाएं तो हम अगर ले लें कि ओवरऑल का हमारे पास निकल के आता है कैपिटल एम और स्मॉल, आप ले लो एम और बी, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन का निकल कर आया। अब ये फाइनल का सॉल्यूशन का जो है ये बराबर किसके हो जाएगा, m1v1 प्लस का m2v2। m1v1 आपके पास ये इन दोनों के कंसंट्रेशन और यहाँ पे इन दोनों की बात करी जा रही है। अब यहाँ पर कैपिटल M यानी कि हमें निकालना क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। तो यहाँ से देखो भाई इसमें अगर कंसंट्रेशन निकालने जाओ तो हमारे पास हमें कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास कैपिटल M जो है वो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस ले लें तो m1v1 प्लस का m2v2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, सॉरी आपके पास कैपिटल V, ये आपके पास टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब m1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें आपके पास Na प्लस और एक Cl माइनस, तो जो आपके पास 3 मोलर कंसंट्रेशन Na प्लस का भी होगा Cl माइनस का भी होगा और ओवरऑल वॉल्यूम में भी आपके पास क्या होंगे 300 ml आपका क्लोराइड माइनस आयंस का यहाँ पर होगा। और इस केस में आपके पास देखो भाई Ba2 प्लस एक आयन और दूसरा आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स क्लोराइड आयंस के होंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास ये एक BaCl2 के लिए अगर कंसंट्रेशन 4 मोलर्स है तो हमारे पास 2Cl माइनस के लिए M की वैल्यू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई, 8 मोलर कंसंट्रेशन आपके पास हो जाएगा और बाकी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। अब देखो कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, यहाँ पे तो 3 मोलर ही है, वॉल्यूम यहाँ से आपके पास 300। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे M2 आपके पास क्या है, 2 क्लोराइड माइनस आयंस का आपका यहाँ पे 8 मोलर कंसंट्रेशन है, 8 में इनटू कर दो आप यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 300 प्लस 200 ml आपके पास 500 ml आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये देखो ये आपके पास 900 प्लस का 1600 डिवाइडेड बाय 500, ये बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 500। ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई 5 यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना कंसंट्रेशन मोल्स में। तो यही आपकी वैल्यू हमारी क्लोराइड माइनस आयंस का कंसंट्रेशन निकल कर आ चुका है भाई। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन रिएक्शन विद रेफरेंस टू बोरॉन। तो ये लेट अस सपोज ये आपके पास ये ए जो है वो बोरॉन है, तो आपके पास ये बोला है ये आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और ये थर्ड। यहाँ पे चलो आपका एग्जांपल ले लिया बोरॉन का, अगर बोरॉन के अलावा कोई भी एलिमेंट ले लेना तो हर एलिमेंट के लिए आपके पास जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपकी पहले वाली से इंक्रीज कर जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी
इंक्रीजेस, दैट मीन्स आपके पास फर्स्ट वाली जो होगी वो कम होगी और सेकेंड वाली उससे ज्यादा ही रहेगी और थर्ड वाली उससे और ज्यादा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे अगर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी डिफिकल्ट होगा, तीसरा निकालना पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यही ऑर्डर रहता है। तो देखो भाई, फर्स्ट के लिए हमारे पास वैल्यू है A1 और सेकंड के लिए है आपकी वैल्यू A2 और थर्ड के लिए है A3। तो भाई ये ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी A3 सबसे ज्यादा रहेगी और फिर A2 फिर A1। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अब ये आपके पास काइनेटिक से क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। 75% रिएक्शन बोला है फर्स्ट ऑर्डर की, कंप्लीट हो जाती है 32 मिनट्स में, और व्हेन विल द 50% ऑफ द सेम रिएक्शन विल कंप्लीट। तो एक तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, A बराबर A0 e की पावर माइनस का KT। ए क्या होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम इंटरवल T। A0 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। इसी तरीके से आपके पास K होता है रेट कांस्टेंट, T होता है टाइम इंटरवल। एक तो आप इस फॉर्मूला में रख के भी निकाल सकते हो और यहाँ पे वो आपका लेंथी प्रोसेस रहता है। तो आप देखो भाई, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही हमारे पास एक जो हम रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही वैलिड रहती है। क्या होता है कि जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन जैसे A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन, वो जब आपका A0/2 हो जाएगा, इसको आप कहते हो T हाफ, जब आपका कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। इसी तरीके से ये जो आपका T हाफ हुआ है, इसके बाद इसका भी जब हाफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, जो कि आपको क्या होगा, इसका भी हाफ कर दो आप, तो क्या कहलाएगा वो A0/4। और ये जब इसका भी हाफ हो जाता है उसको आप कहते हो कि आपकी रिएक्शन जो है, ये तो आपके पास 50% रिएक्शन हुई और इसके बाद जो रिएक्शन है वो आपके पास 75% होती है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है, और जैसे जैसे आपके पास रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है, और ये आपके पास 1/4 मतलब आपका इनिशियल से आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है 1/4 हो गया, और 1/4 आपके पास अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हो चुका है, तभी हमने कहा कि आपके पास ये जो रिएक्शन है वो आपकी 75% हो गई, और इसका भी आप और आधा कर दो तो A0/8। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में होता क्या है, आपके पास ये जो वैल्यू है ना T हाफ की, जितनी भी आपकी T हाफ की वैल्यू रहेगी यहाँ पर, तो इस पे जो है ये जो कंसंट्रेशन आया, इससे भी जो और आधा बना होगा उसकी वैल्यू भी आपकी T हाफ ही रही होगी, और ये वैल्यू जो जितना T हाफ में लगा इसकी भी T हाफ ही रही होगी। ये आपके लिए सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है, इतना आप ध्यान रखो। तो दिया क्या था, 75 रिएक्शन जो है वो आपके पास कंप्लीट हो रही है 32 मिनट्स में। 75 रिएक्शन कंप्लीट यहाँ पे हो रही है। तो देखो भाई, ये जो 75% लिखा है ना, 75% आपका क्या है, ये हमारे पास ये पूरा A0 से A0/4 जाना, ये 75% है, और आपके पास 75% के लिए जो T हाफ है, जो वैल्यू गिवन है फॉर 75%, आपके पास ये जो यहां से A0 से आपको A0/4 जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 32 मिनट्स। अब इसमें 32 मिनट्स लग रहा है, तो आपके पास देखो भाई, अगर आपको ये 32 मिनट्स लग रहे हैं, यानी कि 2 आपकी T हाफ यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, T हाफ प्लस का T हाफ, ये बराबर कितना है 32 मिनट्स, यानी कि T हाफ अगर निकाला जाए तो वो 32/2 हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी, 16 मिनट्स। तो एक T हाफ हमें बतानी थी, और यही पूछा है आपसे, व्हेन विल 50% ऑफ द सेम रिएक्शन। T हाफ क्या होता है भाई, 50% रिएक्शन का कंप्लीशन, तो वही वैल्यू आपकी 16 मिनट्स यहाँ से निकल के आ जाएगी। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है और यही आपको फॉलो करनी है भाई एग्जाम में। पूरे यहाँ पे आपको लेंथी कन्वर्सेशन से नहीं जाना है। तो आपका 16 मिनट सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is correct for S block elements? S block elements यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो भाई, बेरिलियम हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर आपके पास क्या है, साइज आपका इंक्रीज करता है। तो बेरिलियम क्या हो गया हमारे पास ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 की ही बात चल रही है, तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट हो गया भाई, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, लिथियम इज मोस्ट मेटेलिक,
अब लिथियम की बात करी जाए तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 का है, ये आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट हो गए, ये हमारे पास ग्रुप 1। देखो भाई यहाँ पे आपके पास क्या है बोला हुआ कि आपके पास लिथियम जो है वो मोस्ट मेटेलिक है। अब ग्रुप 1 में क्या होता है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर आपके पास जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर आपके पास इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को ही आप मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हो, और सीजियम आपका यहाँ पे मोस्ट मेटेलिक हो जाता है, ना कि लिथियम। तो आपके पास लिथियम जो है वो मोस्ट मेटेलिक पूरे इस ब्लॉक में तो नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना था करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा। तो भाई फर्स्ट ही तो हमारे पास करेक्ट था, इस एक हिसाब से तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो चुका है, सेकंड भाई हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम इम्पार्ट रेड कलर टू द फ्लेम। भाई मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम बेरिलियम, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये इनर्ट होते हैं फ्लेम के लिए, तो ये क्या करते हैं, चाहे मैग्नीशियम हो चाहे बेरिलियम, ये आपके पास नो कलर, कोई भी कलर नहीं देते। भाई रेड कलर तो छोड़ो, ये कोई कलर ही नहीं देते आपके पास फ्लेम टेस्ट में, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। सीजियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग इन वाटर। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करी जाए तो हमने, अगर आपने पीरियोडिसिटी यहाँ पे रिवीजन प्रोग्राम देखा हो, उसमें हमने बात करी थी कि हमारे पास जो लिथियम है, लिथियम कैसा होता है, हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि आपके पास इसका जो ई नॉट वैल्यू है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है मोस्ट नेगेटिव होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, यानी कि अपने आप को और रिड्यूस करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखता, खुद को सिर्फ ऑक्सीडाइज करा सकता है, और जो खुद को सिर्फ ऑक्सीडाइज ही करा सकते हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो भाई यहाँ पे बोला है कि सीजियम मोस्ट रिड्यूसिंग है, सीजियम तो भाई मोस्ट रिड्यूसिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिथियम हो चुका है पहले ही, और सीजियम तो बाद में आएगा, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ये आपका लाइन से ऑर्डर फॉलो होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट बचेगा। भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मैग्नीज शो मैक्सिमम रेडियस। मैक्सिमम रेडियस की बात करी है, तो पहले देखो कि यहाँ पे मैग्नीज जो है कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। MnO2 में देखो, यहां से MnO2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो मैग्नीज क्या है आपके पास, मैग्नीज आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और KMn ये आपके पास KMnO4 है। नेक्स्ट ये है KMnO4, और KMnO4 में इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कि पोटेशियम +1 में होता है, एक ऑक्सीजन में -2, तो ये आपके पास जब निकालते हैं मैग्नीज आपके पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसी के साथ साथ मैग्नीज ऑक्साइड, इसमें आपके पास मैग्नीज जो है वो आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और नेक्स्ट जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये आपके पास क्या है, पोटेशियम 3 टाइम्स है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में -3 चार्ज होगा, तो इसमें जब निकालोगे आप, ये आपके पास क्या है, ये है Mn और साइनाइड का होल 6 और ओवरऑल -3, तो X लेटर सपोज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट साइनाइड 6 है और इसमें आपके पास साइनाइड का -1 चार्ज हो जाएगा, ओवरऑल -3, तो X -6 इज इक्वल टू -3, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या आ गई, +3, तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीज जो हो गया वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। तो यानी आप देखो यहाँ सारे के सारे मैग्नीज अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपको रेडियस बताना है किसमें सबसे ज्यादा होगी, मैग्नीज की। तो अगर हम बात करें रेडियस की, रेडियस कह लो, चाहे आप साइज कह लो, चाहे आप आयोनिक रेडियाई कह लो, आयोनिक रेडियाई कोई भी अगर ऑर्डर पूछा हो, तो ये आपका क्या होता है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के, और हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज आपके पास उतना ही छोटा होगा। तो जब हम यहाँ पे रेडियस का ऑर्डर निकालने जाएं, रेडियस का ऑर्डर क्या आ जाएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना ही कम, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपके पास मैग्नीज +7 में है, तो आपके पास मैग्नीज +7, तो यानी कि ये मैग्नीज +7 वाला कौन सा था आपका, KMnO4, ये रहा आपके पास। तो KMnO4 में आपकी सबसे लीस्ट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास +4 चार्ज वाला जो कि आपका MnO2, इसके बाद बात करी जाए तो 4 के बाद आपके पास कहाँ, +3 वाला जो कि आपका कॉम्प्लेक्स है, ये देखो भाई आपके पास K3
Mn साइनाइड का होल 6। इसके बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव, कम पॉजिटिव चार्ज आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड में है, तो सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियाई आपकी मैग्नीज ऑक्साइड की हो जाएगी। बाकी आपका ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। पूछा था मैक्सिमम किस में होगी, मैक्सिमम मैग्नीज ऑक्साइड में होगी, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लीस्ट किस में थी आपकी, यहाँ पे मैग्नीक पोटेशियम पर मैग्नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच बतानी है। पीएच ऑफ ब्लड ये होती है आपके पास 7, न्यूट्रल होती है आपके पास यहाँ पे ब्लड का पीएच, और ये बोला है मेंटेन्ड बाय बफर। तो कौन सा बफर आपके पास मेंटेन करता है, तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। आपको यहाँ पे मोस्टली असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लर्न ही करने होते हैं। और ब्लड में अगर बात करें तो बफर की, तो यहाँ पे आपके पास बाइकार्बोनेट बफर जो है वो आपके पास प्रेजेंट होता है। तो देखो भाई यहाँ पे आपके पास ये कौन सा हो गया, ये आपके पास H2CO3, यही वाला आपके पास बफर जो है कार्बोनेट का, ये ही आपके पास प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। फॉस्फेट भी नहीं होता ये आपका, ये एसिटिक एसिड वाला भी नहीं होता, ये यूरिया वाला भी आपके पास नहीं होता, कार्बोनेट बफर आपके पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बताना है। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी जाए अगर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा एसिडिटी। और बाकी अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मूव जब हम करते हैं, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर आपके पास एसिडिक, यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है, या फिर आप कह लो एसिडिटी, एसिडिटी जो है वो आपके पास डिक्रीज करती है। और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपके पास एसिडिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज करती है। और यही इसका वाइस वर्सा आपका बेसिसिटी के लिए हो जाता है। अब यहाँ देखो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें, क्योंकि सल्फर जो है वो आपके पास सेम ही पीरियड का है और दोनों आपके पास ज्यादा खास डिफरेंस में नहीं है। इसमें सल्फर आपके पास +4 और इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर भी आपके पास +4। तो भाई देखो, सबसे पहले ये तो चलो लीस्ट है, अगर आप इसको छोड़ो, सल्फर SO2 और SO3 सेम एलिमेंट्स की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे तो हम पीरियड से नहीं पता लगा पाएंगे। अब यहाँ आप ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ही जाओगे, तो आपके पास SO3 जो है उसकी ज्यादा होगी SO2 से भाई, क्योंकि इसमें आपकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपके पास ये ऑर्डर यहाँ से ही आपका इनकरेक्ट हो गया, तो ये तो भाई खत्म हो गया यहाँ पर ही। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, एसिडिटी, ये आपके पास Na2O, K2O और CS2O, ये हमारे पास डाउन द ग्रुप मूव करा जा रहा है। ये क्या है, Na2O, फिर आपके पास K2O और CS2O, ये आपके पास डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं। और हमने देखा था डाउन द ग्रुप एसिडिटी क्या कर रही है, आपके पास डाउन द ग्रुप एसिडिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर रही है, क्योंकि आपके पास बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो आपके पास ये डिक्रीज कर रही है। तो ये कुछ ऐसा ऑर्डर आना चाहिए, पर यहाँ पर क्या किया, इसका सबसे ज्यादा, तो ये तो भाई गलत हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन और बोरोन, इसमें अगर देखी जाए तो आपके पास कार्बन जो है वो आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन +5, बोरोन आपके पास +3। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, N2O5 की आपकी सबसे ज्यादा आ जाएगी, फिर आपके पास CO2 की, फिर आपके पास B2O3 की। ये ऑर्डर कुछ आना चाहिए, ये भी आपका यहाँ से गलत हो गया। और दूसरा आपके पास क्या हो रहा है, दूसरा भी आपके पास यहाँ पे अगर इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट वाले ऑर्डर से जाएं तो वहां पे आपका फॉलो नहीं हो, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमारी मेजर फैक्टर होती है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। चलो भाई लास्ट बचा है, यही सही होना चाहिए। कैसे सही होगा, देखो भाई, इसमें SO3 में आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन में +4 और B2O3 में +3। ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आपके पास बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर, यहाँ पे बोला है, स्टेटमेंट दे दिया, अब रीजन बताना है कि क्यों होता है। H2S जो है और H2O बोला है कि आपके पास एसिडिटी जो है, एसिडिटी आपके पास H2S की ज्यादा है
और H2O की कम है, ये बोला है। अब एसिडिटी होती क्या है? एसिडिटी होती है टेंडेंसी टू लूज H प्लस, ये होती है आपके पास टेंडेंसी टू लॉस H प्लस। यानी कि अगर यहाँ पर आपके पास H2S की एसिडिटी अगर ज्यादा है तो इसकी H प्लस लॉस करने की टेंडेंसी जो है वो आपकी वाटर से ज्यादा होगी। अब H2S का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ये रहा आपके पास H2S का स्ट्रक्चर, दो लोन पेयर आपके पास इस तरीके से होते हैं। आपके पास यहाँ पे बेंड स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और सेम आपके पास इसी तरीके से H2O का भी होता है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखो, अब अगर आपके पास H प्लस लूज कर रहा है, यहाँ पे इसकी H2S की एसिडिटी ज्यादा है तो ये H प्लस इजिली लॉस कर रहा होगा, और H प्लस लॉस कर रहा है दैट मीन्स आपके पास ये जो H और S का ये बॉन्ड रहा होगा, ये हमारे पास H और S का ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास वीक रहा होगा। वीक कौन सा बॉन्ड? H और S का, ये बॉन्ड वीक होगा इसलिए आपके पास इजीली लॉस कर देगा एज कंपेयर टू H2O। यही इसका रीजन होता है फॉर स्ट्रॉन्गर एसिडिटी देन वाटर। अब देखो ऑप्शंस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। भाई ये सही बात है पर इसका रीजन नहीं है। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर से आप यहाँ पे एसिडिटी नहीं बताते हो। HS बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू HO बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, यही हमने बात करी। HS बॉन्ड जो है वो वीकर होता है HO बॉन्ड से, जिसकी वजह से आपके पास ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और एसिडिटी ज्यादा होती है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और फोर्थ में जस्ट अपोजिट मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम फिनेट रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड टू फॉर्म। सोडियम फिनेट क्या होता है? ये रिएक्शन आपके पास फिनेट यानी कि फिनाइल ग्रुप, ये रहा आपका फिनाइल, और सोडियम फिनेट यानी कि O माइनस Na+, ये रहा आपका सोडियम फिनेट, रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl, इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है। अब क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा? तो देखो भाई क्या फॉर्म होगा, आपके पास यहाँ पे ये जो O माइनस है ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, और ये कार्बोनिल कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये रिएक्शन होगी, Cl माइनस निकल जाएगा, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक तो आपका Na+ जो है ये Cl माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बेंजीन रिंग, और ये ऑक्सीजन ने आपके पास ये O, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, साथ में आपके पास एक बाय प्रोडक्ट बनेगा NaCl का, ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा। अब देखो भाई क्या बन रहा है आपके पास, ये आपके पास फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो अब ये आपके पास क्या बना, ये हमारे पास फिनाइल एसीटेट। यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है? मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट नहीं होगा, बेंजोएट में क्या हो जाता? बेंजोएट में आपके पास यहाँ पर एक CH सेंटर होता तभी वो बेंजोएट होता, तो भाई ये तो नहीं होगा। एसिटिल फिनॉल, फिनॉल यानी कि आपके पास OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप नहीं है तो ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट। फिनाइल एसीटेट, भाई यही हमारे पास फॉर्म हो रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन क्या होती है? भाई ये आपके पास क्लोरोबेंजीन होगी। भाई क्या ये फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ each of O2, NH3 and CO2 at STP। तो आपके पास यहाँ पे N2O2 और ये क्या है O2, NH3 और CO2 दिए हुए हैं। इनमें बोला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, ये वॉल्यूम तीनों का आपके पास सेम रहेगा STP पे। तो भाई इतना ध्यान रखो, आपके पास एट STP पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा मैंने कहा STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे आपके पास इक्वल वॉल्यूम गैसेस का होगा तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही होंगे, सेम ही होंगे। तो आपके पास यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं आएगा, वॉल्यूम सबका सेम है तो सभी का आपके पास सेम ही आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will be the solubility product of AX3? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है AX3 का। इसकी रिएक्शन भाई देखो, इसका डिसोसिएशन करवाना पड़ेगा आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए। क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो है A जो है वो 3+ और 3 टाइम्स आपके पास X-।
अब देखो लेट अस सपोज इसके आपके पास कंसंट्रेशन S है, तो इसका आपके पास S ही बनेगा और इसके 3 टाइम्स यानी कि 3S। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये बराबर ये आपका S इनटू में आपके पास ये 3S और जितनी आपकी कंसंट्रेशन उसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा, ये बराबर आपके 3 का होल क्यूब यानी कि आपके पास 27 और आपके पास ये जो है S इंटू में S का क्यूब यानी कि S की पावर 4। ये हमारे पास KSP की वैल्यू आ जाएगी 27 S की पावर 4, यही वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये अब आपके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है कि एक ही में वो काफी सारी प्रॉपर्टीज को इन्वॉल्व कर दे। तो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस मतलब बताना है कि कहां पर कौन सा ट्रेंड जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ इंक्रीज कर रहा है। लेट अस सपोज हम अगर ग्रुप 1 के ले लें, अगर हम ग्रुप 1 की बात कर लें तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो यानी कि आपके पास डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। अब इसी के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज करती है। तो अब बोला है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर हमने पहले भी बात करी थी भाई, डाउन द ग्रुप आने पर आपके पास क्या होता है, ये रहा आपके पास, ये आपके पास डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आपके पास इंक्रीज करता है। भाई बिल्कुल सही है, एटॉमिक नंबर बढ़ने पे आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, तो ये तो आपका करेक्ट ट्रेंड हो गया। आयोनिक रेडियस, भाई डाउन द ग्रुप मूव करने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है और आपके पास यहाँ पर साइज भी बढ़ता है। भाई साइज में तो कोई डाउट ही नहीं है, इंक्रीज ही करता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो गया। मेल्टिंग पॉइंट की बात करी जाए तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर आपके पास जो एल्कली मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास डिक्रीज करने लगता है, ना कि इंक्रीज करता है। तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, ए भी करेक्ट है तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और सी वाला इनकरेक्ट है तो आपका फर्स्ट भी कट गया। सिर्फ सेकंड ऑप्शन आपका सही बचा। डी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो भी आपके डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो आपके पास डेंसिटी क्या करती है, डेंसिटी भी आपके पास इंक्रीज करती है, क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास क्या है, मास आपका बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पर आपके पास मास जो है वो ज्यादा बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है एज कंपेयर टू मास ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो आपका ये ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी है जो है ये तो हमारी क्लियरली डिक्रीज करती है, क्योंकि आपके पास डाउन द ग्रुप मूव करने पर आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करने लगता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, ना कि इंक्रीज। तो आपके पास ए बी डी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये आपके पास अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 40 kg ऑफ कैल्शियम इन 2 आवर्स। ये आपको अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि आपको फेराडे वाला यहाँ फॉर्मूला लगाना है। हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम करंट इन 2 आवर्स। अब आपके पास यहाँ पर टाइम दोनों में ही 2 घंटे हैं, सेम करंट है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो भाई क्या होता है, आपके पास फेराडे के अकॉर्डिंग जब ऐसी कंडीशन हो जाए ना, फेराडे के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर टाइम जो है वो भी सेम है, दूसरा करंट जो है वो भी सेम है। अब जब दोनों ही चीजें सेम हो गई तो हमारे पास क्या हो गया, हमने जो अपना फॉर्मूला लिखा था उसमें आपके पास n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में f लिखा था। अब ये n क्या था, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, और q बराबर था I इंटू में t अपॉन में f। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या कांस्टेंट दे दिया, I जो है ये भी कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर टाइम भी कांस्टेंट है और f तो हमारा कांस्टेंट होता ही है। अब देखो भाई ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई, दैट मींस आपके पास गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट जो है ये कैसा हो गया, आपके पास कांस्टेंट हो गया। और ये कांस्टेंट हो गया तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपके पास W1 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट 1 कोई एक कंपाउंड के लिए, दिस विल बी इक्वल टू W2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड 2। तो आपके पास दो कंपाउंड क्या है, एक आपके पास कैल्शियम है तो यहां पर आप ले लो कैल्शियम के लिए दोनों के लिए, और दूसरा आपको निकालना था यहाँ एल्यूमिनियम के लिए, तो ये हो गया आपका
एल्यूमिनियम के लिए। अब देखो गिवन वेट आपके पास कैल्शियम का कितना है 40 kg डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, हमने अभी ही बात करी थी, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है गिवन वेट अपॉन में n फैक्टर। अब गिवन वेट आपके पास आपके पास होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कितना है आपके पास 40 और कैल्शियम में कितना, कैल्शियम होता है 2 प्लस चार्ज, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा 2। तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट जो है कैल्शियम के लिए आ जाएगा आपके पास 20। तो देखो भाई यहाँ पर 40 kg डिवाइडेड बाय आपके पास 20 आ जाएगा आपके पास इसका वेट। अब ये बराबर हो जाएगा आपके पास गिवन वेट, एल्यूमिनियम का तो आपको निकालना ही है, यही तो निकालना है कि कितना बना, तो वही आपका गिवन वेट ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब देखो ये आपके पास W डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम जब हम निकालेंगे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपके पास 27, एल्यूमिनियम में कितना होता है +3 चार्ज, तो आपके पास ये डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 9। इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया आपका 9। सॉल्व कर लो भाई, केजी में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा W बराबर, ये आ जाएगा आपके पास, ये कट के आपके पास 2, तो W इज इक्वल टू 2 इंटू में 9, 2 इंटू 9 kg, 18 kg आ जाएगा आपका वेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड। तो आपका 20 kg क्या आ जाएगा 18 kg, तो 18 kg आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फैराडे का फॉर्मूला जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई इस सेशन में तो आपके इतने ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन और ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। तो आप सेशन को, अगर आपको पसंद आया हो, सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।